आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि त्रिभुज है ABC, इस प्रकार से कोई त्रिभुज है, एक सामान्य त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज, कोई विशेष प्रकार का त्रिभुज के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। किसी त्रिभुज के ABC के किसी एक कोई भी एक भुजा के समांतर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो शेष दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, यानी वो रेखा समांतर होनी चाहिए। यानी अगर हम मान लेते हैं कि ये BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर BC के समांतर एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये दूसरा जो त्रिभुज है, ये जो अन्य जो दोनों भुजाएं हैं, ये रेखा ये भिन्न भिन्न बिंदुओं पर इसको प्रतिच्छेद कर रही है। मतलब ये AB को डिवाइड कर रही है कहाँ से, D से, और AC को डिवाइड कर रही है कहाँ से जी, E से। ये कहना चाहता है किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे और वो समांतर हो तो फिर वो दोनों भुजाओं को समान एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात कैसे, इस भुजा के दो हिस्से हो रहे हैं, एक अनुपात बन रहा है AD और एक अनुपात बन रहा है DB। AD बट्टा DB, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, ये बराबर होता है, एक ही अनुपात होता है। मतलब एक अनुपात का मतलब दोनों सेम होते हैं, यानी दोनों बराबर इक्वल होंगे। दूसरी भुजा AE किसके बराबर होगा, AE बट्टा EC के। अब ये भुजा का अनुपात AE बट्टा EC, ये भुजा का अनुपात AD बट्टा DB, और दोनों एक ही अनुपात में है। इसका मतलब ये है, इस शब्द का मतलब ये है कि दोनों बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है। यहाँ इस प्रमेय के अंदर दिया हुआ क्या है, यदि किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर, यानी समांतर हमको दिया हुआ है, तो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो के आगे जो लाइन लिखी हुई होती है वो सिद्ध करना है। तो से पहले स्टेटमेंट में जो भी कंडीशन दे रखी वो दिया हुआ है। दिया हुआ यही है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर ऐसी रेखा खींची जाए जो अन्य दोनों भुजाओं को विभाजित करे, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, जो कर रही है। आप चाहो तो इसको इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से हमें बनाना है। नॉर्मली ऐसे ड्रॉ करते हैं डायग्राम को। तो ये जो चीज़ है ये इस तरह से। तो अब अपने को कैसे लिखना है, इसको परफॉर्म कैसे करना है, सबसे पहले आपको दिया हुआ लिखना है। त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ABC है जिसमें अपने को दिया गया है कि DE समांतर है BC के। बस ये थोड़ा सा ये चीज़ अपने को दे रखी है। त्रिभुज ABC दे रखा है जिसके अंदर अपने को एक समांतर रेखा खींची हुई है DE, जो कि प्रतिच्छेद कर रही दोनों शेष दोनों अन्य भुजाओं को। दूसरी स्थिति क्या होगी, अपनी दूसरी स्थिति में अपने को लिखना पड़ेगा कि हमें क्या सिद्ध करना। और चौथा पॉइंट है उपपत्ति। तो रचना कभी कभी कर रहे हैं, कभी कभी अगर मान लो बिना रचना के भी काम चलता है तो ज़रूरी नहीं है रचना, लेकिन 3 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट होते हैं, दिया हुआ, सिद्ध करना और उपपत्ति। अब सिद्ध क्या करना अपने को, जो चीज़ मैंने आपको भी बताई कि यहाँ पर AD बट्टा DB हमको बराबर लेके आने पड़ेगा किसके, AE बट्टा EC के। ये अपने को सिद्ध करना है जी। तो ये सवाल आप लोगों को जो है इस तरीके से। अब अपन यहाँ पर रचना, तो रचना जो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करूँगा उसमें आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। ध्यान क्या रखनी है चीज़, ध्यान ये रखनी है कि मैं जो भी रचना करूँ बाद में सॉल्व करने के बाद में आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा कि हमने रचना क्यों की। अब रचना में हमें कुछ पॉइंट लिखना है कि हमें B को E से मिलाना है, BE जो है लाइन, और C को D से मिलाना है। अब सर आपने इन्हीं को क्यों मिलाया यार, क्या कारण है, तो इसका जो है आपको थोड़ी बहुत देर बाद में समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। अगर आपको ये सवाल पूरा होने के बाद में अगर चीज़ें आपकी क्लियर हुई थोड़ी बहुत तो आपको समझ में आ जाएगी। अब ये जो E से मैंने लाइन खींची ये लंबवत है, यानी हमने E से लंब खींचा किस पर, AD पर या फिर AB पर। दूसरा D से भी आपको लंब खींचना है, किस पर, AE कहो या AC कहो एक ही बात है, 2 लंब खींचे। तो रचना में अपने को B को E से व C को D से मिलाया। दूसरा काम क्या किया, तथा इसके अलावा हमने ये इसको यहाँ पर MN मान लेते हैं, ये तो हो गया अपना M और ये हो गया अपना N। तो दूसरा जो है आपने DM लंब खींचा किस पर जी, AC पर, और EN लंब खींचा किस पर जी, AB पर। ये हमने रचना की है सर। अब यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होगी। इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे जी अपने को क्या करना है, यहाँ रचना हो गई। अब उपपत्ति, ये मेन ये है प्रोसेस जो है, इसके अपने को ज़्यादा अंक मिलते हैं। उपपत्ति में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि एक चीज़ आप देखिए, त्रिभुज 9th क्लास में कॉन्सेप्ट देखा होगा कि 2 समांतर रेखा युग्म है, और समांतर रेखा युग्म के बीच में आप लोग अगर एक ही आधार लेकर, जैसे मान लो इसी को आधार मान लेते हैं AB को, एक ही आधार लेकर के अगर आप त्रिभुज बनाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे ये ABC, दूसरा ये ABD, और भी बना सकते हैं ABE, ये जितने भी प्रकार के मैंने त्रिभुज आपको बना के बताइए, सारों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। मतलब एक ही आधार से समांतर रेखा युग्म के बीच में जितने भी प्रकार के त्रिभुज बनाएंगे वो सभी के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर यही लेंगे। ये रचना में जो पॉइंट मैंने लिए, यहाँ से 2 त्रिभुज उठाने हैं,
आधार ये लेना है DE, दोनों तरफ होना चाहिए। और इस DE में दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो DEB ये त्रिभुज देख सकते हैं आप लोग, दूसरा DEC ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को आपको लेना है और ये दोनों के क्षेत्रफल बराबर बताने हैं। क्यों बताने हैं अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। फिलहाल आपको ये लेना है और ये क्षेत्रफल बराबर बताना है। तो सबसे पहले आप बताइए कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार और समांतर त्रिभुज के बीच में। मैंने पूरी लाइन लिख दी है कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार और समांतर रेखा युग्म के बीच बने हैं, अतः इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। और क्षेत्रफल बराबर होंगे तो आप लोग क्या करेंगे जी, क्षेत्रफल बराबर शो करते हैं क्षेत्रफल को। एरिया ऑफ त्रिभुज BDE ये बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समीकरण 1 बना देते हैं इसको कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है। पहली चीज़ मैंने लिख दी है, ईजी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ अब एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज, अब ADE के नीचे कौन सा त्रिभुज लेना, BD वाला, तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, BDE। दोनों के एरिया ले लिए। एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार। त्रिभुज ADE के अंदर इसकी ऊंचाई क्या होगी, जो शीर्ष से खींचा गया लंब है वो ऊंचाई होती है। तो EN भी इसकी ऊंचाई है और DM भी इसकी ऊंचाई है। इस त्रिभुज की दो ऊंचाई है, एक तो EN और एक DM, क्योंकि दोनों ही लंब खींचे गए। त्रिभुज में ऊंचाई त्रिभुज के ऊपर से खींचा गया लंब ही होता है। तो इस त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो होगी खींचा गया शीर्ष से खींचा गया लंब। किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींचा गया लंब उसकी ऊंचाई होती है। तो मैं आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे हुआ। हमने एरिया ऑफ त्रिभुज AD यानी AD का क्षेत्रफल बटा BDE का क्षेत्रफल लिखा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब ये आधार ऊंचाई कैसे लिए ये ध्यान दें आप लोग, यहाँ पर देखने वाली बात है। ये जो EN इसकी ऊंचाई है किसकी, त्रिभुज ADE की, क्योंकि E से खींचा गया लंब ही उसकी जो है वो ऊंचाई होती है। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से खींचा गया लंब उसकी त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। किस पर, कौन से आधार पर खींचा, AD पर। तो AD गुणा EN। अब दूसरी बार आप त्रिभुज BDE में देखो, BD यहाँ पर ये रहा, BDE इस प्रकार का त्रिभुज थोड़ा तिरछा है इस तरीके से, थोड़ा सा मतलब ये अगर देखा जाए तो थोड़ा ऐसा है इस तरीके से, थोड़ा सा दिख रहा है क्या आपके इसमें, इस तरीके से है। तो अब आप यहाँ इस शीर्ष से अगर आप लंब खींचते तो वो 90 डिग्री इधर तो आएगा नहीं, वो तो ऐसे जाएगा सीधा, क्योंकि आधार क्या किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। आधार की डायरेक्शन ये है। अब त्रिभुज अपना ओरिजिनल यही था, लेकिन क्योंकि लंब खींचने के लिए हमें E से N तक यहाँ जाना पड़ा, तो इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई भी क्या होगी, EN। इसीलिए मैंने BDE इस त्रिभुज में इसकी ऊंचाई जब यहाँ से इस रेखा पर लंब खींचने की कोशिश की तो वो यहाँ बाहर, तो त्रिभुज की भुजा के बाहर भी उसका लंब हो सकता है। और मैं यहाँ पर सीधा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। एक त्रिभुज मान लो इस प्रकार से बना हुआ है, तिरछा है। अब यहाँ से अगर आप लंब खींचोगे तो इस भुजा पर तो आएगा नहीं, लंब तो सीधा आता है 90 डिग्री, तो बाहर निकल सकता है, ऊंचाई यही कहलाएगी। तो यहाँ पर इसका त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो EN ले रहे हैं अपन। तो यहाँ क्या है कि 1/2 से 1/2 कटेंगे, EN से EN कटेगा तो बचेगा क्या, AD बटा DB या AD बटा BD कह सकते हैं आप लोग। तो ये समीकरण अपने पास में 2। इसी प्रकार फिर से मैंने लिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम चीज़, लेकिन मैंने त्रिभुज AD में इस बार इस शीर्ष से ऊंचाई लिख दी। तो अगर आप ऊंचाई ये लोगे तो आधार कौन सा होगा, AE। तो आपके पास 1/2 इंटू AE इंटू DM, इसकी ऊंचाई DM है इस बार। और अगर ऊंचाई है तो इस CDE वाले त्रिभुज या DEC वाले त्रिभुज की बात करें, इसमें इस शीर्ष से लिए लंब खींचा गया, इसकी भी ऊंचाई DM है। तो नीचे वाला मैंने क्या लिखा, 1/2 इंटू EC इंटू DM। EC कौन सा जी, ये वाली भुजा। तो इसकी ये भुजा लेंगे अपन, यहाँ तक पूरी नहीं ले सकते क्योंकि त्रिभुज इतना ही है। और शीर्ष कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है, लंब कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है। तो DM इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो EC इंटू DM, तो यहाँ भी 1/2 से 1/2 कट गए, DM से DM कट गया, क्या बचा, AE बटा EC। समीकरण 3। फिर समीकरण 1, 2 व 3 से क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 में क्या है, BDE और DEC बराबर है, एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ DEC बराबर है। क्यों बराबर है आप लोगों को समझ में आया होगा, कारण क्या दे दिया मैंने। फिर समीकरण 2, 3 से क्या है कि इसके बट्टा में ये बराबर, इसके बट्टा के ये बराबर। तो सर इनमें क्या है, ये दोनों बराबर है क्या, हाँ बिल्कुल। ऊपर ADE नीचे BDE, ऊपर ADE नीचे DEC। तो AD में आप BDE का भाग, AD में आप BDE का भाग दो यानी अनुपात, और AD में आप DEC का अनुपात। दोनों के अगर ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर, दोनों के अनुपात भी क्या होंगे, बराबर, यानी ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो इनके बराबर में कौन है, AD बटा BD बटा AE बटा EC। तो AD बटा BD और AE बटा EC बराबर है। तो समीकरण 1, 2 और 3 से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यही हमको प्रूफ करना था इस सवाल के अंदर। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को यदि प्रतिच्छेद करती है अलग अलग बिंदुओं पर, तो वे दोनों भुजाएं समानुपाती होती है। इसी को कहते हैं आनुपातिकता, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय। तो ये इस वीडियो के अंदर हमने एक प्रमेय 6.1 शुरू किया है, और आपको ये पता लग चुका होगा कि हम 6.1 प्रमेय पढ़े हैं। तो अभी हमने कौन सा चैप्टर शुरू किया है इस वीडियो में, इस बार 8वां खत्म होने के बाद में हमने चैप्टर शुरू किया है 6ठा।
क्योंकि 8वां त्रिकोणमिति था तो मुझे त्रिकोणमिति क्लियर करना था गर्मी की छुट्टियों के अंदर, क्योंकि ये आपके 10th क्लास में आप पहली बार इसको फेस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने जल्दी पढ़ाया है। और 6 जो है ये आगे काम आती है, इसीलिए अभी 6-7 से चलेंगे, फिर उसके बाद में 10 की बात करेंगे। इसी प्रकार से अपने को चलना है और इस सवाल में यही अपने को प्रूव करना था। थोड़ा सा आप लोगों को अगर इसको पूरा देखना है स्क्रीन को, तो आप मैं आपको थोड़ा शो कर देता हूँ। यहाँ आप लोग थोड़ा सा इसको ऐसे देख सकते हैं। यह आपका थेल्स प्रमेय और ये आपका थेल्स थ्योरम। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको समझने की कोशिश करें कि ये कैसे हुआ है। मैं उम्मीद कर, और ये जो है कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक यू।